दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरे उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में एक चर्चा चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहते हैं शायद उसको, उत्तर प्रदेश के अंदर एक चर्चा का तो खासकर विषय बना हुआ है कि 2024 में ये पार्टी क्या नया कुछ करने वाली है। अखबार की कटिंग में लगाता हूँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में वाकई मेयर की सीट पर उनका कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहा। 1.25 लाख से ज़्यादा वोट उसको मिल गई और कई जगह उन्होंने बड़े अच्छे वोट हासिल किए। ये बात दीगर है कि कई जगह ज़मानतें भी जब्त हो गई। लेकिन हर बार की तरह इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में जिक्र कुछ और हो रहा है। माना यह जा रहा है कि क्या ये मुसलमानों का, विशेष समुदाय का दूसरा ठिकाना हो सकता है। चूँकि पीछे कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी भी उस काम को करने में सक्षम नहीं रही है जो ये तबका मुस्तहिक है, जो ये तबका चाहता है। क्या चाहता है? उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यकों की हालत अगर देखी जाए दर्शकों, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं आपको गिनतीवार गिनाना चाहता हूं कि जब उन्होंने उम्मीद ये की थी कि समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा इस बारे में बोलेंगे, लेकिन उन्हें उतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, कॉपरेशन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कई जगह सूबे में समाजवादी पार्टी को छोड़कर दूसरा विकल्प तलाशने की कोशिश की गई है। एक शेर मैंने पढ़ा था अभी, एक विधायक थे समाजवादी पार्टी के, तो उनसे थोड़ा सा, मेरा एक प्रोग्राम है, मेरा चैनल है News 9 TV, उसमें मैं उस वक्त प्रोग्राम डाला हुआ है। वो विधायक थे और उनकी बीवी लड़ रही थी, तो मैंने उनके सामने एक शेर पढ़ दिया था। कुछ थोड़ा सा वो गुस्से में भी आ गए थे कि जब मैंने कहा कि AIMIM को इतने सारे वोट क्यों मिले हैं। तो जो पाकिस्तान की शायरा हैं परवीन शाकिर, उनका शेर है कि तू बेवफा है तो एक बुरी खबर भी सुन ले, तू बेवफा है तो एक बुरी खबर भी सुन ले, इंतज़ार मेरा कोई दूसरा भी करता है। यानी कि अगर आप मुसलमानों के मुद्दे पर इतना ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करेंगे जितनी कि उनकी ज़रूरत है, तब ये शायद दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे। और 2024 का जो सिनेरियो बन रहा है, उस समय MIM क्या कर सकती है, ये मैं अंदाज़ा बता दूं दर्शकों आपको कि हर जगह इस वाले जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं, नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट MIM की वजह से हार गए। 10,000, 15,000, 17,000, 7,000 इतने भी वोट उन्होंने हर जगह, कई जगह लिया है। अगर लोकसभा के अंदर ओवैसी साहब इसी तरह से लड़ गए तो समाजवादी पार्टी जो सोचती है, कांग्रेस पार्टी जो सोचती है कि किसी तरह की कामयाबी मिल जाएगी, शायद उसमें सेंध लग जाएगी। मैंने उनके कैंडिडेट से भी बात की एक बार। मैंने कहा जब तक आपको अदर वोट नहीं मिलेगा तो आप कैसे भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। तो उन्होंने साफ कहा कि पहले हम मुट्ठी बन के एक साथ इकट्ठा होना चाहते हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी का वोट हुआ, जैसे समाजवादी पार्टी का यादव वोट हुआ, और कई सारे प्रदेशों में वाकई बहुत सारी पार्टियां हैं। मैं दरमुख की अगर बात करूं, मैं राजद की अगर बात करूं, बाकी बहुत सारे ऐसी पार्टीज़ हैं। हरियाणा के अंदर चले जाइए, वहाँ ये बात है कि अपने अपने वर्ग, अपने अपनी ज़ात और अपने अपने धर्म की पार्टियाँ बनी हुई हैं। तो फिर एक बड़ा तमगा ओवैसी साहब के ऊपर क्यों लगाया जाता है बार बार कि साहब ये वोट कटवा लोग हैं। और ये कई बार नज़र भी आता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वोट कटवा कौन नहीं है बताइए आप छोटी छोटी पार्टियों को क्या लड़ना बंद कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो इस बात से एक जगह वोट डालना बंद हो जाएगा क्या? एक साथ वोट इकट्ठा हो करके अगर ये अपनी भागीदारी मांगने लगेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? और मुसलमानों में भी जो विशेष समुदाय है उनके अंदर भी बहुत बड़े बड़े, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कई बार दानिश्वर हजरात उसके अंदर हैं, उसके अंदर ये कहते हैं कि आपके पास दूसरा वोट कहाँ से आएगा। वो दूसरे नंबर का स्टेप है। पहले नंबर का स्टेप तो ये है कि पहले आप इकट्ठे तो हो जाएं। पहले मौके पे तो नो डाउट जो सामने पार्टी लड़ेगी, जब वोट का बिखराव होगा उसको फ़ायदा पहुँच जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस पार्टी ने आकर के समाजवादी पार्टी को भी थोड़ा सा सजग कर दिया है कि यदि आप विशेष समुदाय मुस्लिमों के मसले पर अगर ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो फिर दूसरा विकल्प खोजने के लिए मजबूर हो जाएगा मुस्लिम। अब कौन कौन से विकल्प हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर दर्शकों मूलभूत अधिकार है पूरे भारत में कि क्या खाना क्या पहनना है। लेकिन खाने की बात मैं बता दूं कि जो मीट की दुकानें हैं उसके कमेले बंद हैं,
बताइए, समाजवादी पार्टी के कौन से नेता ने, स्थानीय हो या प्रदेश का हो, किसी ने कहा कि आप ये कमेले बंद कर रहे हैं, इनका खाना भी खत्म कर देते हैं? जब भी कभी हिंदू समाज का कोई भी पर्व आता है, सबसे पहला काम यह किया जाता है कि जो मुस्लिमों के मोहल्ले की गलियों के अंदर की मीट की दुकानें उसको बंद कर दी जाती हैं। आपने नमाजें बाहर बंद करा दी, बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब यात्राएं निकलती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फूल डाले जाते हैं। लेकिन जुमे की ईद की नमाज यदि सड़क पर हो जाती है, चूंकि वो ईद की नमाज पूरे शहर में एक ही मस्जिद में होती है, तो वहाँ पर प्रशासन कहता कि अंदर पढ़िए आप। अब पूरे शहर का इकट्ठा होकर के मुसलमान एक ईदगाह में कैसे आ सकता है? और लॉ यह है कि एक ही ईदगाह में पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी जो आलिम हजरात है उन्होंने ये किया कि कई जगह बढ़ गए, वो मस्जिदों में पढ़ने के कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि बहुत सारी जगहों पर पुलिस थानों से लेकर के विभागों के अंदर जो दुरंगा व्यवहार से दो चार हो रहा है विशेष समुदाय जैसे लोगों का आरोप है, उस समय समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता चुप हो जाते हैं। मैं समाजवादी की बात नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस की बात भी करूंगा। जुनैद नासिर जला दिया गया, जिंदा मार दिया गया। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में सारे मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दे दिया। कौन बोला कांग्रेस का नेता? बताइए। आपका पहला वोट आपसे छिन न जाए, कहीं आप बोल जाएंगे तो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंसाफ की बात मुंह से निकालनी बंद कर दी जाए। मुझे राहुल गांधी इसलिए समझ में आता है कि महाराष्ट्र में जब भारत जोड़ो यात्रा का उनका आवागमन हुआ तो सावरकर पर हमला किया, जबकि महाविकास अघाड़ी में राहुल गांधी शामिल हैं। शिवसेना को कहना पड़ा कि आप इस बारे में ना बात कीजिए, शरद पवार को वो हस्तक्षेप करना पड़ा। अपनी बात पर आ जाता हूं कि दर्शकों, बात यह कि विकल्प कब खोजता है बंदा? जब खोजता है कि जब आप विकल्प देने में, यानी कि उनकी सहूलतों को पूरा करने में कासिर होते हैं। आप जितनी प्रमुखता से बात दूसरे लोगों की उठाते हैं, विशेष समुदाय के पक्ष में बोलता हुआ कोई बंदा दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि इसलिए कि अगर मुस्लिमों के पक्ष में बोलेगा तो वो दूसरा बड़ा पक्ष नाराज हो जाएगा। इंसाफ की बात तो कहनी पड़ेगी। ये बात अलग है कि कुछ मौके हो सकते हैं कहने के, लेकिन उसके बावजूद भी फर्का परस्त ताकतें हैं, उनको रोकने का पहला काम किया जाना चाहिए। और इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि इस समय बिखराव की ज़रूरत नहीं, इकट्ठे होने की ज़रूरत है। क्योंकि देश इस मुहाने पर खड़ा हुआ है। लोगों का आरोप है कि ये इस समय फिरका परस्त ताकतें कहीं पूरे के पूरे तंत्र पर जो कब्जा कर चुके हैं, वो कहीं नक्शा ना बदल दें, कहीं पूरी की पूरी जय संविधान और हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, कहीं इस तरफ वो अग्रसर ना हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उन हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ खड़े नजर आते हैं जो इस बात का ऐलान करते हैं खुलेआम। अब वो बाबा बागेश्वर बताइए, बिहार के अंदर जाते हैं और कहते हैं 5 करोड़ लोग तिलक लगा के अगर वोट कर जाएं। भाई, आप जो हैं हनुमान जी के बारे में बात करने गए, भगवान के बारे में बात करने गए हैं, या आप वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के गए? तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के उनकी अगुवाई में लगे हुए हैं। एक वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो ड्राइविंग कर रहे हैं, गिरिराज उनकी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो ये खैर बहरहाल बड़ी बात है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बारे में तो दर्शकों, ये उत्तर प्रदेश के अंदर गहमा गहमी होनी शुरू हो चुकी है कि आखिरकार ये वोट मुसलमान एक तरफ जाएगा नहीं जाएगा। अब वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि क्या सिनेरियो बैठेगा। लेकिन इस समय असदुद्दीन ओवैसी अपने पैर पसार रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो धीरे धीरे अपने संगठन को और मजबूत करेंगे। अब वो मजबूती, लेकिन एक बात दर्शकों और भी है, ये जो पार्टियां हैं जिनके पास असदुद्दीन ओवैसी गए हैं, समाजवादी की पार्टी के पास, बहुजन समाज पार्टी के पास, राजद के साथ, ये लोग मुस्लिमों की पार्टी छोटी हो या बड़ी, उनको साथ लेने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? कहीं मुस्लिम वोट बैंक अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा इसलिए। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल ठीक है कि पहले हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाते हैं, उसके बाद आपको फैसला करना ही पड़ेगा, साथ में लेना ही पड़ेगा। आप छोटी छोटी पार्टियों में, एक ऑटो चलाते थे एक नेता उत्तर प्रदेश के, आप सब पहचान जाएंगे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उससे तो आप जो है छोटे छोटे जो बिरादरियों की पार्टियां हैं उनसे तो आप जो है समझौते करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम समाज की इतनी पुरानी पार्टी है, भले उनके पास ज़्यादा विधायक ना हो तो चले भी गए थे बिहार में, उनसे आप समझौता इसलिए नहीं करना कि मुसलमान जाग ना जाए। असदुद्दीन ओवैसी को करीब इसलिए नहीं लाना चाहते कि वो लोग खड़े ना हो जाएं। जैसे पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में बहुजन समाज पार्टी से पैक्ट होने के बाद बहुजन समाज खड़ा हो गया था। तो मुसलमान वोट क्या आप लोगों की बपोती है? आप लोग, मैं तस्वीर का दोनों रुख आपके सामने रख रहा हूं दर्शक। ये बात अलग है कि मौका क्या है, ये 2024 का चुनाव क्या एक मैसेज देने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिमों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के भागीदारी मांगने का हक नहीं है, पार्टियों से कहने का अधिकार नहीं है।
और मुसलमान इतना अछूत हो चुका है कि उसके पक्ष में बोलने वाला कोई भी पार्टी का बंदा सोचता कि मेरा अपना कोर वोट चला जाएगा। इतना अछूत हो गया है मुसलमान। तो फिर यह असदुद्दीन ओवैसी जो चीख रहा है रात दिन, इसके साथ ना आ जाए। और वो दानिश अनवर हजरात, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैंने भी कई बार सवाल किए हैं। जब वो लोग सामने आएंगे मैं उनसे फिर सवाल करूँगा। लेकिन वो दानिश्वर हजरात क्या नहीं सोचते इस बारे में। कांग्रेस तुम्हें पास, हमें पास लगाने को तैयार नहीं है, कोई पार्टी हमें साथ लगाने को तैयार नहीं है, और कुछ साथ आने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि तमगा लगा दिया है कि ये टोपी वाला आदमी है। उसके भाई के एक डायलॉग को पूरे हिंदुस्तान में गाया जाता है, लेकिन हिंदुत्ववादी संगठन तमाम देश के अंदर बंटवारे की बात करते हैं, उनके बारे में क्यों कोई कुछ क्यों नहीं कहता। असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से निकला हुआ कोई शब्द ऐसा बताइए जो संविधान के खिलाफ है। लेकिन उसको अपनी सफाइयाँ दे दे के भी वो परेशान आ गया बंदा, वो घिस गया, वोट कटवा का उसके ऊपर लग गया है। और उसकी कस्में, मैं मुस्लिम समुदाय से इस समय मुखातिब हूँ, क्या झूठी हो सकती हैं कि रोज़े के हालत में मस्जिद में वो कसम खाता है बंदा। उसने एक मरतबा वीडियो कहा कि अल्लाह के नबी के रोज़े के सामने मुझे खड़ा कर दिया जाए, मैं तब भी कह दूंगा। कितना यकीन दिलाएंगे आपको। फिर वो बात सही साबित होती कि आप बोरी उठाने के लिए हैं सिर्फ। तो मौके की नज़ाकत को भी समझो, मुत्तहिद भी होना है, और मुत्तहिद होकर के हमें सपोर्ट भी करना है, हमें मिलना भी है। मैं हमेशा मुराद बिल्कुल साफ सुथरे लफ्ज़ों में एज ए मुस्लिम एक विश्लेषण की तरह आपसे बात कर रहा हूँ, उस समय रिपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तमाम सिनेरियो है दर्शकों, इसमें आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 2024 की बात क्या कर रहे हैं। मैं बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी साहब के 2024 में अलग लड़ने के खिलाफ हूँ, लेकिन इस साल इकट्ठे होकर के इतनी ताकत ज़रूर दिखा दी जाए कि दूसरी पार्टियां आपको भागीदारी दें। ये छोटा सा एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था दर्शकों, मैंने आपके सामने रख दिया। किस हद तक अपना मैसेज आपके सामने पहुंचा पाए हूं तो आप जानें, लेकिन बहरहाल सिनेरियो फिलहाल ये है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।